हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का चैप्टर, जो कि है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। इस वाले चैप्टर के कुछ वीडियो हम कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाली वीडियो से पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने किन किन टॉपिक को कवर किया था। उसमें हमने व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी को कवर किया था, नेशनल पार्टी को कवर किया था, एंड साथ ही साथ उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन सी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है। इन सारे टॉपिक को हमने डीपली एक एक करके स्टडी हम कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो कि है हमारा स्टेट पार्टी। कि स्टेट पार्टी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन सी पार्टी एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, स्टेट पार्टी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टेट पार्टी। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, हमने नेशनल पार्टी कवर किया था। देखिए, हमने नेशनल पार्टी में ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड कब होती है और कौन इसको बताता है कि ये नेशनल पार्टी है या फिर ये स्टेट पार्टी है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन में ये सारी पार्टियां रजिस्टर हो जाती हैं, वो ही इनको एज अ सिंबल देते हैं, और जो भी एज अ नेशनल पार्टी उनको क्या क्या स्पेशल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टी के बारे में कि कोई भी पार्टी एज ए स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें बोले क्या, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर कोई भी पार्टी, ओके, किसी एरिया में इन अ सिंगल पार्टी गेना 6% टोटल वोट्स। टोटल वोट्स उनको कितने चाहिए, टोटल वोट्स चाहिए उनको 6%। ओके, कितने वोट चाहिए उनको, एटलीस्ट 6% टोटल वोट होने चाहिए उनके पास इन एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ अ सीट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स एज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। उनको 6% जो है वो टोटल वोट मिलने चाहिए, ओके, और 2 सीट्स मिलनी चाहिए कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अगर ये 2 सीट्स मिल गई उन्हें और 6% वोट मिल गए, तो वो पार्टी हमारी कौन सी पार्टी बन जाएगी, तो वो पार्टी हमारी एक रीजनल पार्टी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो पार्टी हमारी एक स्टेट पार्टी बन जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी एज अ स्टेट पार्टी। ओके, तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है 2-3 टाइप से आ सकता है। आपको सिंगल नेशनल पार्टी पूछ लेगा, क्राइटेरिया पूछ लेगा, डिफरेंसेस पूछ लेगा, व्हाट इज द डिफरेंसेस स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी। सेम स्टेट पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्टेट पार्टी, ओके, एंड साथ ही साथ उसकी क्राइटेरिया भी पूछ लेगा, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ स्टेट पार्टी, एंड दोनों में नेशनल और स्टेट पार्टी के डिफरेंसेस भी पूछ लेगा, इनके फंक्शंस पूछ लेगा, हमें नीड क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। व्हाट इज द पार्टी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये सारे क्वेश्चन कौन आस्क कर सकता है, हमारे एग्जामिनर जो है। देखो, क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे सारे के सारे, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे घुमा कर आएगा, थोड़ी सी जो चीजें होंगी वो घुमा के दे दी जाएंगी। ओके, तो हमारे जो स्टेट पार्टी है वो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे बनती है। अगर उसको 6% वोट मिल जाते हैं इलेक्शन में और 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल जाती हैं, तो वो पार्टी हमारी क्या बन जाएगी, एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। ओके, देखिए, देयर आर रीजनल पार्टीज एंड देयर प्रेजेंस इज लिमिटेड टू 1 और 2 स्टेट्स। देखो, जो भी हमारी रीजनल पार्टी है या फिर ये कहें जो भी हमारे स्टेट पार्टी है, वो बहुत ज्यादा स्टेट्स में नहीं होती। वो या तो किसी एक सिंगल स्टेट की होगी या फिर किसी 2 स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट हो सकती है। मतलब एक स्टेट पार्टी 2 स्टेट्स में हो सकती है। अगर वो 2 से ज्यादा 3 या 4 स्टेट में पाई जाती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। बट अगर वो सिर्फ 2 स्टेट तक है तो वो पार्टी हमारी क्या बन जाएगी, वो पार्टी हमारी स्टेट पार्टी तक ही बनी रहेगी। ओके, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेडरल स्ट्रक्चर। और ये जो स्टेट पार्टी है ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, हाईलाइटिंग रीजनल इश्यूज। जो भी हमारे रीजनल इश्यूज होते हैं, जो भी हमारे स्टेट के इश्यूज होते हैं, लाइक एजुकेशन को लेकर अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज की डिमांड है हमें, ओके, डिमांड है
पावर शेयरिंग को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन हो गई, लाइटनिंग हो गई, आपके रोड स्ट्रक्चर से लेकर हो गया, अगर किसी भी टाइप से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्टेट या फिर रीजनल इश्यूज जो होते हैं उनको कौन फुलफिल कराता है, उन डिमांड्स को हमारी जो रीजनल पार्टी होती है या फिर जो हमारी स्टेट पार्टी होती है वो हमारी इन डिमांड्स को पूरा कराती है। और पावर शेयरिंग में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो पावर शेयरिंग की कैटेगरी होती है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो अगर स्टेट नहीं होगा तो पावर शेयर हो ही नहीं पाएगी। ओके, नेक्स्ट, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों से पहले द इम्पोर्टेंस हैज इंक्रीज। ये जो पार्टी रीजनल पार्टी है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है वो जो भी फैसले लेगी या जो भी रूल्स बनाएगी वो पूरी कंट्री को लेकर बनाएगी, बट हर स्टेट के अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर कुछ कल्चर होते हैं, तो उससे रिलेटेड उनके कुछ लॉ अलग होने चाहिए। मे बी वो उन लॉ को तो फॉलो करेगा बट उसके यहाँ वो सुटेबल ही ना हो, तो उसको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ लॉ को खुद से बनाना पड़ता है। इसलिए जो स्टेट पार्टी की इम्पोर्टेंस है वो कुछ सालों से ज्यादा बढ़ गई है। They win 1 or 2 seats at Lok Sabha, hence national parties are compelled to form a coalition government with them. अगर कोई भी स्टेट पार्टी if has one state party 1 or 2 seats at Lok Sabha, अगर कोई भी स्टेट पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में 1 या 2 सीटें मिल जाती हैं तो नेशनल पार्टी को ना चाहते हुए भी कोलिजन करना पड़ता है। किसके साथ में? स्टेट पार्टी के साथ में। अगर नेशनल पार्टी ना भी चाहे ना तो भी उसको स्टेट पार्टी के साथ कोलिजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कुछ सीटें जीती हैं, जिस वजह से नेशनल पार्टी को उनके साथ कंपेयर करना पड़ता है, उनके साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है और उनकी बात को भी मायने देने पड़ते हैं, उनकी बात को भी मानना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें थी हमारी स्टेट पार्टी को लेकर कि हमारी स्टेट पार्टी कैसे वर्क करती है, ये किस एरिया में हमारी स्टेट पार्टी आएगी, हम उसको ऐसा स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब 1 या 2 स्टेट में वो पार्टी आ जाती है तब हम उसे एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड कर देते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं। जैसे इन टोटल देयर आर 58 स्टेट पार्टी। अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में टोटल कितनी स्टेट पार्टी है तो हमारे इंडिया में टोटल 58 स्टेट पार्टीज है, रिकॉर्ड एज इन इंडिया, जो कि रिकॉर्डेड है। ठीक है, सम इंपोर्टेंट पार्टीज और ये कुछ पार्टी के नाम लिखे गए हैं और 2000 से भी ऊपर वो पार्टी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। 58 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और 2000 प्लस हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। अब इसमें जो स्टेट पार्टी को तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्या है हमारी? ये एक स्टेट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी पहले हमारी एक नेशनल पार्टी थी बट अब क्या बन चुकी है? अब ये स्टेट पार्टी बन चुकी है। जनता दल, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां क्या है? हमारी स्टेट पार्टी है, जो हर स्टेट में अलग अलग पाई जा सकती है। एक स्टेट पार्टी एक से ज्यादा स्टेट में हो सकती है, 2 में हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं। अगर वो ज्यादा स्टेट में पाई जाएगी तो पार्टी क्या बन जाएगी हमारी? वो एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी। ओके, तो चलिए कुछ और चीजें समझते हैं अपनी स्टेट पार्टी को लेकर। स्टेटस ऑफ अ स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी का स्टेटस क्या होता है? वही सेम चीज, a party should secure at least 6% of total votes। अगर कोई भी पार्टी 60% वोट सिक्योर कर लेती है इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, should win at least 2 seats in legislative election, और लेजिस्लेटिव इलेक्शन में 2 सीट जीत जाती है, विन हो जाती है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पार्टी। तो ऐसी पार्टी को हम रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से स्टेट पार्टी ही क्या है? हमारी रीजनल पार्टी है। नेक्स्ट है हमारा कोलिशन गवर्नमेंट। अब देखिए कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन इलेक्शन, नो मोर पॉलिटिकल रन द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द कॉमन प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। अब देखो कोई भी जो पार्टी है उसको इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब 6% वोट चाहिए तो 6% वोट उसको नहीं मिले, टोटल वोट्स उसको नहीं मिले, सीट्स भी नहीं मिली। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट को रन कर सकता है। अब बताइए कौन सी पार्टी गवर्नमेंट को रन करेगी? एक्सप्लेन। है कोई ऐसी पार्टी जो गवर्नमेंट को रन कर सके? क्योंकि क्लियर मेजोरिटी किसी की आई नहीं, सीट्स प्रॉपर किसी को मिली नहीं। ठीक है, अब कौन रन करेगा गवर्नमेंट को?
तो इसके लिए वो क्या कर लेती है, दूसरी पार्टी से कोलिजन कर लेती है। कॉमन प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ एक या दो पार्टी एक साथ मिलती हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर लेती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, बता दीजिए, कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए ये पार्टी ए है, ठीक है, पार्टी ए, ये पार्टी ए है और ये है पार्टी बी। ये पार्टी बी है ना, तो पार्टी बी को क्लियर मेजोरिटी मिली ना ही पार्टी ए को क्लियर मेजोरिटी मिली। अब ये दोनों कहेंगे यार अब गवर्नमेंट तो चलना मुश्किल हो रहा, अब क्या करें, तो ये दोनों मिलकर एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर एक साथ आ गए, इनकी पार्टी बन गई, मतलब जिसके ज्यादा वोट थे पार्टी को, गवर्नमेंट को उस नाम से जाना जाएगा। मतलब पार्टी में ज्यादा वोट पार्टी ए के थे, पार्टी बी के थोड़े से कम थे, बट मेजोरिटी नहीं थी, बट दोनों के वोट मिलाकर मेजोरिटी हो गई, तो इसको पार्टी ए के नाम से ही जाना जाएगा। बट मिलकर ये दोनों काम कर रहे, फैसले अकेले नहीं लेगा, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इनका ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, दोनों का कोलैबोरेशन होगा और उसके बाद हमारे सामने एक गवर्नमेंट बनकर आ जाएगी। बट जिसके ज्यादा वोट होते हैं मेन पार्टी वो होती है, ओके। और बाकी जो है, बाकी तो उसके साथ में जो कोलैबोरेशन करता है वो उससे तो हेल्प ली जाती है, एडवाइस बिना उसके नहीं ली जा, बिना उसके कोई भी फैसला नहीं करेंगे, कोई भी रूल नहीं बनेगा। बट इनकेस ऐसा होता है कभी वो उसकी, जैसे पार्टी ए थी ये और ये पार्टी बी थी, इन केस कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि वो पार्टी बी की बात को मानने से मना कर रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये जो पार्टी बी है ये अपने वोट्स को वापस खींच लेगी अपनी तरफ, कहेगी नहीं अब हमें भाई वोट नहीं देने अपने, हम छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी। अब पार्टी ए की तो क्लियर मेजोरिटी थी ही नहीं, तो पार्टी ए की जो गवर्नमेंट है वो फेल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अगर आप कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हो तो देखो फर्स्ट तो वो स्टेबिलिटी में कमी होती है, ये कुछ लैक है किसके, हमारी कोलिजन गवर्नमेंट के। क्या कमी होती है उसमें, जो हमारी कोलिजन गवर्नमेंट होती है अगर कभी भी दूसरी पार्टी अपने वोट्स को वापस लेती है, अपनी सीट्स को वापस ले लेती है, तो जो पार्टी है वो वहीं पर गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ओके। तो ये थोड़ी सी कमी है हमारी कोलिजन गवर्नमेंट में, क्योंकि कभी वो अपने वोट वापस ले सकती है और कई बार हम कुछ कह रहे हैं सामने वाला कुछ कह रहा है, तो इसको भी लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कोलिजन गवर्नमेंट में। जो फैसले हम कर रहे हैं मान लो सामने वाला उसको पसंद ना आ रहा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। At central level, India had a long history of coalition government। और इंडिया के अंदर तो कोलिजन गवर्नमेंट के लेकर एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि आज के टाइम की ही नहीं है कोलिजन गवर्नमेंट, इंडिया में बहुत टाइम से कोलिजन गवर्नमेंट चलती आ रही है। इवन कांग्रेस जब स्टार्टिंग में सिर्फ 15 इयर्स तक कांग्रेस की पार्टी ही जीत रही थी, उस टाइम से ही कोलिजन गवर्नमेंट बनती हुई चली आ रही है। 1989 टू 2014 तक हमारी क्या बनी है, बीच बीच में कोलिजन गवर्नमेंट बनती ही रही है। तो इंडिया के अंदर कोलिजन जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट इंक्लूड है। तो आई होप अब तक जो हमने चीजें पढ़ी वो सारी कंप्लीट हो चुकी। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है और लोगों की काफी चीजें होती है जो वो फुलफिल भी कराते हैं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन को इमेजिन भी नहीं कर सकते, या फिर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसी के हमने फिर उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि हमें इनकी जरूरत क्यों है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने इनके क्राइटेरिया पढ़े, नेशनल पार्टी पढ़ी, स्टेट पार्टी पढ़ी, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का एक दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक पार्ट है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें हमारे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। देखो हमने सारी चीजें अभी तक अच्छी अच्छी पढ़ी, पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टी वैसी है, बट अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी की नैया है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारी गवर्नमेंट में या फिर यूं कहो डेमोक्रेसी के अंदर इंटरनल जो डेमोक्रेसी है ना, बहुत ही नेगेटिव फैक्ट है। एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसके, बट इसका भी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड है डायनेस्टी सक्सेशन। ये दोनों कुछ सिमिलर से हैं तो देखेंगे इनको। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। लोग मनी का और अपनी मसल्स पावर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं
इलेक्शन के टाइम पर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, लोगों के पास उनके मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है कि उनको किसको चूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा लैक ऑफ डेमोक्रेसी, तो उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बताइए, देखो लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां क्या हैं? देखो फर्स्ट पॉइंट है पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। आपने चीजें मे बी फील भी करी होंगी, देखी भी होंगी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, हमारे गवर्नमेंट के अंदर आज के टाइम। देखिए आप लोग खुद बताना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी कौन सी पार्टी लगती है। मैं नहीं बताऊंगी, खुद से आप लोग इस चीज को खुद बताओगे कि कुछ पार्टी ऐसी हैं जो ऐसा लगता है ना उस पार्टी को सिर्फ कुछ ही लीडर संभाल रहे हैं, मतलब वो पार्टी हो गई है सिर्फ कुछ लोगों के अंडर में है और वो ही उस पार्टी को चला रहे हैं। सही है गलत है क्या है बस चलने दो, मतलब पूरी पार्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है, या मतलब ये कह सकते हैं ना जो सारा कॉन्सेंट्रेटेड है उसका सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रह गया है, वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, और वो भी उनके जो टॉप के लीडर है उनके हाथ का रह गया कि मतलब सिर्फ ठीक है यही लोग हैं मेन, यही पार्टी को चलाएंगे, इसको ऐसे मूव करना है तो ये बताएंगे, इसको ऐसे मूव करना है तो भी ये बताएंगे, कौन लीडर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, तो ये सारी चीजें ना ये बताते। तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि मतलब इतने सारे लोगों में, ओके, इतने सारे लोगों में जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ कौन डिसाइड कर रहा है, जो पार्टी के सिर्फ कुछ लीडर है ना सिर्फ वो डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ वो बताएंगे कि पार्टी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि मतलब इतने सारे उसमें मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, इसको फॉलोवर्स है, लीडर्स है, सबको छोड़कर सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ टॉप लीडर, जो कुछ टॉप लीडर है सारी चीजें वो ही डिसाइड कर रहे हैं। नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, नो कीपिंग ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं हो रही है, कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं हो रही है। जो कुछ लोग है ना जो आउटसाइडर मतलब उसकी पार्टी के मेंबर है बट कुछ बाद में जो ज्वाइन हुए उनको तो पता ही नहीं है पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी में क्या रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, अपने ही उनके रूल्स है और वो खुद ही उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। आधे मेंबर्स को तो पता भी नहीं होता, मतलब जब ग्रुप 10 लोगों का है तो चीजें 10 के 10 लोगों को पता होनी चाहिए ना, बट ये फैक्ट तो बहुत ही गलत है कि आप आधों को पता है आधों को पता ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कुछ लोग पार्टी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली ही गलत है। ओके, जब उस पूरे ग्रुप के मेंबर वो कुछ लोग हैं तो सारी चीजें सबके साथ मिल बांट के होनी चाहिए, बट नहीं, इस कंडीशन में क्या होता है उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही चलाते हैं उसको। ठीक है, क्या मीटिंग्स होनी है, मेंबरशिप भी रजिस्टर नहीं होती, तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर की चीजें हैं जो बाहर से हमें नहीं दिखता, बाहर से हमें दिखता है यार बहुत अच्छी पार्टी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट जब इंटरनली उसकी चीजें देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पार्टी में। नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शन, रेगुलरली इलेक्शन नहीं होता, मैंने भी बताया ना उनके रूल्स रेगुलेशंस खुद के ही होते हैं और खुद ही वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन करने हैं या इलेक्शन नहीं करने। जब इलेक्शन एक प्रोसेस है तो रेगुलरली होने चाहिए ना, बट नहीं, इंटरनली वो इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो उसके कुछ ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं बेचारे सीधे साधे से जो कुछ लोग होते हैं उनको तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, उनको तो सो दे कांट इन्फ्लुएंस डिसीजन, वो तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। डिसएग्रीमेंट विद द लीडरशिप लेट्स टू ऑस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, आपको चीजें पसंद आ रही है, मतलब वैसे तो सिर्फ कुछ ही लोग चला रहे हैं, उनके साथ अगर उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो तब तो आप ठीक हो, अगर आपको उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना, आपको कुछ चीजें उनकी पसंद नहीं है, आप उन चीजों को डिसएग्री कर रहे हो, तो आपको एक चांस मिलता है कि आप उस पार्टी को छोड़कर बाहर निकल जाओ। ठीक है, या फिर पार्टी आपको ही छोड़ देगी, अकेला अकेला फील होगा तो पार्टी आपको छोड़ ही देगी ना। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी है वो ही गड़बड़ चल रही है, पूरी की पूरी पार्टी में ही गड़बड़ चल रही है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ओके, स्टेबिलिटी नहीं है इलेक्शन में, या पार्टी से कहो तो स्टेबिलिटी,
पार्टी छोड़ो, लोगों में ही स्टेबिलिटी नहीं है, एक सिंगल पार्टी के लोगों में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, किसमें? डेमोक्रेसी के अंदर। सेकेंड चैलेंज क्या है? देखिए इसमें 3 या 4 चैलेंजेस को स्टडी करेंगे। फोर्थ चैलेंज जिसे हमारे पास है, उन 4 चैलेंजेस को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, जिसमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी थी, जिसमें सारी की सारी पावर सिर्फ कुछ लोगों के ही हाथों में होती है। अब सेकेंड है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। देखो डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी भी तो सबको पता होगा, वंशवाद। जैसे हमारे वंश, अब मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी किसकी? मेरे बच्चों की। उनके बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? उनके बच्चों की हो जाएगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे, दादा थे, दादा की प्रॉपर्टी उनके बेटे को, उनके बेटे से प्रॉपर्टी उनके बेटे को, उनके बेटे से उनके बेटे को, मतलब पूरा वंशवाद चल रहा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉपर्टी सिर्फ उसी फैमिली मेंबर के लोगों को जाएगी, किसी बाहर वाले को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। दादा से बेटे को, ठीक है, फिर बेटे से उनके बेटे को ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा जब तक प्रॉपर्टी पूरी खत्म नहीं हो जाती। मतलब खत्म तो क्या ही होगी, तो लोगों में डिवाइड होती रहती है। तो यहाँ भी सेम ऐसे। अब ये पॉलिटिक्स जो है हमारी, ये जो ये पार्टी है, ये क्या वंशवाद वाली चीज है, डायनेस्टी सक्सेशन वाली चीज है? कि आपने, ठीक है चलो आपने पार्टी को बनाया, अच्छी बात है, बट आप अपने बेटे को देकर जाओ। भाई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप अपने बेटे को देकर जा रहे हो, ये तो गवर्नमेंट की चीज है, ओनरशिप है। जो ठीक है बनाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को दे दोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये आपकी। तो ये भी इसका एक सेकंड चैलेंज है। लीडर्स ऑन टॉप हैव एन अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और फैमिली मेंबर। तो इसमें जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो इसका फायदा उठा लेते हैं कि हम इसके टॉप लीडर हैं, तो वो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं। वो सारी चीजें किसके फेवर में करते हैं? अपने लोगों के फेवर में, जो उनके फैमिली मेंबर्स है, सारी चीजें उनके फेवर में करते हैं। इलेक्शन में भी उन्हीं को खड़ा होना है। मेरे बाद इस सीट पे कौन आएगा? मेरा बेटा आएगा। इस पार्टी के बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको देखने में ऐसी कौन सी पार्टी डायनेस्टी सक्सेशन वाली लगती है, कि किसने अपने बाद अपने बेटे को बनाया, फिर उसके बाद उसका बेटा बना। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें मेरे को बताओगे। तो इसमें क्या है, जो टॉप लीडर्स है ना, वो क्या करेंगे, अपने ही फैमिली मेंबर को उसमें ऐड करते रहेंगे। मैं पीएम हूं, अब मेरे बाद मेरा बेटा पीएम बनेगा, ठीक है, वो है, उसके बाद उसका बेटा सीएम बनेगा, मेरी कुर्सी पे मेरा बेटा बैठा। मतलब भाई आपकी प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट चीज है। और एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग इन चीजों पर कोई भी आ सकता है, कोई भी पर्सन इसके लिए इलेक्ट हो सकता है, इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। ठीक है, टॉप पोजीशन कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। जो टॉप की पोजीशन होती है ना, वो एक ही फैमिली मेंबर कंट्रोल कर रहा है उसको। मतलब भाई हम, ठीक है, हमारा फैमिली मेंबर है, इस पर हम ही बैठेंगे, आप लोग वहां बैठो। क्या लॉजिक है? सेंस ही नहीं है कोई, आपकी नहीं है। तो ये चीजें जो हो रही है, ये भी गलत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉप पोजीशन कोई भी एक फैमिली मेंबर कंट्रोल नहीं कर सकता। बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। टेंडेंसी इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन द ओल्डर डेमोक्रेसीज। ये जो टेंडेंसी है ना, ये हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में या पाकिस्तान में, ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। और ये आज के टाइम से स्टार्ट नहीं हुई, बहुत पहले से ही ये चीजें चली आ रही हैं। आज के टाइम में भी ऐसा है, बहुत पहले से भी सेम चीजें ऐसे ही चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, मतलब फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा, ये चीजें ऐसे ही चलती हुई आ रही है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये आज के टाइम से नहीं स्टार्ट हुई है, ये बहुत पहले से ही ये चीजें सारी चली हुई आ रही है। ठीक है, मतलब कि क्या है, वो मेरी डायनेस्टी है भाई, हमने पार्टी को हमने फाउंड किया है, तो धीरे धीरे उसके ही जो आगे जो लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर, उन्हीं के लिए वो काम करती हैं। तो ये जो डायनेस्टी सक्सेशन है, ये भी बहुत बड़ा एक लैक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये सारा गेम होता है जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मनी एंड मसल्स पावर। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मनी एंड मसल्स पावर। अब एक बात बताओ, देखो इलेक्शन में पैसा लगता है, सिंपल सी चीज है, जो चीज दिखेगी ना मार्केट में वही चीज बिकेगी। अब मान लो एक पार्टी है, उसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए उसने पानी की तरह बहा दिए। इलेक्शन में करोड़ों रुपए उसने कैसे बहा दिए? पानी की तरह बहा दिए। अब एक बात बताओ, करोड़ों रुपए से पानी की तरह बहा दिए, तो हर जगह उसका ही एडवर्टाइजमेंट होगा,
लोगों को उसी पार्टी के बारे में पता होगा ना, और एक वो पार्टी है जिसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, लोग जब वोट देने जाएंगे तो उस पार्टी को वोट देंगे जिसका नाम उन्होंने ज्यादा सुना है, और जिसका नाम ही नहीं सुना है उन्होंने, वो क्या उसको वोट देंगे? उसको वो वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं वोट देंगे? क्योंकि भाई इसका तो नाम ही नहीं सुना है, तो हम उसको वोट क्यों दें? तो ये भी चीजें हमारे डेमोक्रेसी में हमें फेस करने को मिलती हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट ये है कि मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, खड़ा हो भी गया तो क्या कर लेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करा पाएगा। तो इस पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंट्रोल लगाना चाहिए कि कोई भी इस तरीके से अपने इनकम को, अपने पैसे को ज्यादा वेस्ट ना करे। मसल्स पावर का सेम है, मतलब जिसके पास मसल्स पावर है तो वो सिंपल सी से वो क्या करेगा, वो अपनी मसल्स पावर का यूज करके डरा के धमका के लोगों को बिठा देगा। ठीक है भाई, अब बिठा दिया हमने, अब आपके पास ऑप्शन है कि 4 लोग खड़े हैं और चारों ही चोर है। अब आप किसको चूज करोगे? भाई किसी एक को तो चूज करना ही है, चलो कर लेते हैं। बहुत ही नेगेटिव चीज है ये। ठीक है, यहाँ मसल्स पावर का यही होता है, एक चोर है, क्रिमिनल है, उसने सबको उठा दिया, डरा दिया, धमका, भाई कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, बैठो बैठो बैठो। डर गए, जो नहीं डरा उसको जान से मार दिया। अब क्या होगा, जल्दी बताइए अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, जब खड़ा ही एक ही बंदा है, ठीक है, कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो लोग तो उसी को वोट देंगे ना। तो यहाँ पर मनी और मसल्स पावर का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए, ड्यूरिंग इलेक्शन दिस पावर इज वेरी विजिबल। इलेक्शन के टाइम में ये पावर बहुत ज्यादा विजिबल हो जाती है। कैसे? अरे रैलियां नहीं देखते हो क्या आप लोग? रैलियां देखो, उनके पैम्पलेट्स देखो जिस पर उनका नाम लिखा रहता है, और बैनर वगैरह देखो, तो पैसे से तो बनता है भाई। कैंडिडेट हु कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड। कैंडिडेट उसके पीछे अपना सारा पैसा लगा देते हैं जो नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन के लिए। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज। अब बड़ी बड़ी कंपनी देखो, बड़ी कंपनी क्या करती है, जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी बड़ी कंपनी का सपोर्ट ले लेता है। अब उसने बड़ी कंपनी का सपोर्ट ले लिया तो बड़ी कंपनी सारा पैसा लगाएगी, और जितना पैसा लगेगा सारा पैसा लगाएगी। अब मान लो वो इलेक्शन जीत गए, अब जो रूल्स बनेंगे वो किस कंपनी के लिए इजी बनेंगे? वो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे रूल बनाएगी जिससे उस कंपनी को प्रॉफिट हो, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम बढ़ जाए, हर चीज उसको फ्री में अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि उसने इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। अब उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये सारी चीजें उसी की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। ओके, अगर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता तो वो इलेक्शन में नहीं जीत पाता। अब इलेक्शन नहीं जीत पाता वो, तो सिंपल सी चीज है, जब इलेक्शन नहीं जीत पाता खड़े ही नहीं होता। तो इसलिए कंपनी क्या करा, कंपनी ने अपना पैसा लगाया, पैसे के थ्रू उनको जिताया, और जीतने के बाद तो सिंपल सी बात है, जिसने उसके पीछे पैसा लगाया वो उसी के लिए तो काम करेगा। तो यहाँ पर ये रोल प्ले करता है हमारी पैसा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ओके, जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है वो इन्फ्लुएंस करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ताकि वो जीते, और जीतने के बाद हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन हमारे अकॉर्डिंग बनाए जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। व्हाट इज सपोर्ट क्रिमिनल्स, और एक क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करते हैं हु कैन विन इलेक्शन। क्रिमिनल्स का सपोर्ट मिल जाता है। अब मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मेरे को पता है मेरे साथ तो बहुत सारे कंपटीशन में है, तो मैं किसी क्रिमिनल का सपोर्ट लूंगी, भाई इनको उठा लो 4 दिन के लिए, जब तक इलेक्शन हो जाते हैं तब तक उठा लो, फिर छोड़ देना। तो अब किसके चांसेस बढ़ गए? अब वो है ही नहीं, तो मेरे चांसेस बढ़ गए ज्यादा विन होने के। तो जब लास्ट तक मैं हूं तो मेरे को ही वोट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होती है, तो उसमें जो क्रिमिनल का सपोर्ट है वो भी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी जो रिच पीपल है वो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, कोई भी कंपनी है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और जीतने के बाद चीजें इन्हीं लोगों के लिए इजी हो जाती है। अब उन्होंने क्रिमिनल का सपोर्ट मांगा था इलेक्शन में, क्रिमिनल से अपना सपोर्ट भी दिया, अब जीतने के बाद क्या वो उनको कभी भी जेल में डालेंगे या पकड़ेंगे? कभी नहीं पकड़े जाएंगे ये लोग। इसीलिए जैसा हमने कई मूवियों में भी देखा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है। क्यों करती है? इसी वजह से सपोर्ट करती है क्योंकि क्रिमिनल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बिजनेसमैन अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मनी और मसल्स पावर का यूज किया गया है। मनी का कंपनीज कर देती है, मसल पावर का क्रिमिनल्स कर देते हैं। तो इन दोनों की वजह से ही ना पार्टी विन होती है, और जो पार्टी इनकी वजह से विन होती है वो इनके लिए ही एज अ सपोर्टर का काम
करती है। तो ये हमारा थर्ड चैलेंज था जो हमने इसमें देखा, और ये भी हमारी डेमोक्रेसी, हमारे पार्टीज के लिए बोले या डेमोक्रेसी के लिए बोले, बहुत ही नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो इनके लिए कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो चेंज हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नो मीनिंगफुल चॉइस। इसमें चॉइस ही नहीं है कि उनको करना क्या है। जैसा फर्स्ट है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो कई बार क्या होती है, जो दो पार्टी होती है ना, उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिफरेंसेस दोनों पार्टी के, वो एक दूसरे को डिक्लाइन करना चाहती है स्टार्टिंग में, पर बाद में दोनों मिलकर साथ में काम करने लग जाती है। उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो चेंज, जैसे लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की, ये दोनों ही पार्टी लेबर एज अ लेबर के लिए काम कर रही थी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में दोनों डिफरेंसेस है, दोनों ही बाद में साथ में आकर काम करने लग गए। तो यहाँ पर मतलब जब उनके पास चॉइस नहीं है ना हमें क्या करना है, तो वो दो पार्टी एक साथ मिलकर भी काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दो पार्टी कभी एक साथ मिलेंगी ही नहीं, जब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है तो वो दो पार्टी मिलकर एक साथ काम कर सकती है। ठीक है, दे ओनली डिफर ऑन डिटेल्स, वो सिर्फ डिटेल्स में डिफरेंट होंगे बट इम्प्लीमेंटेशन हो गया रेदर देन फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये सारी चीजें इनकी एक ही रहेंगी। सिर्फ किसमें डिफरेंस होंगे, वो जो उनकी डिटेल्स है सिर्फ उसमें। इन इंडिया आल्सो देयर इज नॉट मच डिफरेंसेस अमंग पार्टीज ऑन इकोनॉमिक इश्यू। इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टी उनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, किस चीज को लेकर, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, मतलब सारी पार्टी सेम से ही चलती है, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर उनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस को फेस करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, सम टाइम पीपल कांट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर बिकॉज दिस सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। देखो कई बार क्या होता है ना, लोगों के पास भी चॉइस नहीं होती कि वो किसको चूज करे। अब लोगों के पास कैसे चॉइस नहीं होती, आप बोलोगे मैम डेमोक्रेसी में या इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लोगों के पास तो बहुत चॉइस होनी चाहिए, आप कह रहे हो कि चॉइस नहीं होती। हाँ बच्चों, लोगों के पास में चॉइस नहीं होती। अब देखिए कैसे, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, हमारे पास दो पार्टी है, दो पार्टी में एक राम है, ठीक है, एक पवन है, एक पूजा है। ठीक है, इस पार्टी में नाम ले लेते हैं हम, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ये दोनों पार्टी के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये इस पार्टी के मेंबर्स हैं और ये इस पार्टी के मेंबर्स हैं, ये दोनों ही इस पार्टी के मेंबर्स हैं। अब क्या था, ये जो पवन है यहां पर इलेक्शन हुए, ये यहां पर जीता, इसने रूल किया 5 साल तक, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले थे, अब दोबारा जो चांसेस थे ना वो पूजा के थे जीतने के, कि इलेक्शन में ये जीत जाएगी। अब या फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो अमन को पसंद नहीं आ रही थी, सॉरी पवन को पसंद नहीं आ रही थी, तो इस पर्सन ने क्या करा, छोड़ दी, इसने पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर इसने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी पार्टी ज्वाइन, सॉरी पार्टी बी ज्वाइन कर ली, पार्टी बी ज्वाइन कर ली, इसमें एक और पर्सन ऐड हो गया पवन। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा किसको वोट देना है, यहाँ भी हमने इसको वोट दिया था और नेक्स्ट टाइम लोग यहाँ भी इसी को वोट देके यहाँ भी इन्होंने पार्टी बी में भी इसको ही जिता दिया। मतलब जब ये पार्टी ए में था तब भी यही जीता और पार्टी बी में भी जाकर यही पर्सन इलेक्शन में जीत जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर किया गया है, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता उनको किसको वोट देना है। क्यों नहीं पता चल पाता, क्योंकि एक ही पर्सन इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। अब उनको नहीं पता चल पा रहा है कि उनको किस पार्टी को वोट करना है, तो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपनी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते रहते हैं, इस पार्टी को छोड़ेंगे तो दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से एक बहुत ही कंफ्यूज सा जो क्राइटेरिया है या फिर कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है, तो लोगों के पास मतलब एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, फिर उनको लगता है यार ठीक है वोट ही तो डालना है, डाल दो किसी को भी। ये बहुत ही नेगेटिव थॉट होता है जिसके भी माइंड में आता है कि यार चल वोट ही तो डालना है, किसी को भी डाल दो, आपका राइट है, ठीक है, आपका राइट है कि आप अपने लिए बेटर चूज कर सको। अब आप लोग ही ऐसा सोचोगे कि यार चल ठीक है किसी को भी डाल दो, तो बहुत ही नेगेटिव गलत चीज है ये। डालो, प्रॉपर राइट का यूज करो अपना, यू हैव अ राइट टू वोट। तो जो वोट आपके पास एक सिंगल वोट है ना, वो बहुत सारी चीजें चेंज
कर सकता है तो उसका यूज करो। ये किसी भी वाला माइंड से तो निकाल ही दो कि किसी को भी डालना है तो डाल दो। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब पार्टी में रिफॉर्म कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं उन्हें हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए रिसेंट एफर्ट्स, जो हम रिसेंट एफर्ट डाल सकते हैं ना, वो क्या है, सबसे पहला हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से हम पार्टीज में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। जो हमने चीजें अभी तक पढ़ी वो चैलेंजेस थे कि हमारे पार्टी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें वो फेस कर रहे हैं। अब हम उसमें रिफॉर्म पढ़ेंगे कि हम उसमें बदलाव कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट डिफेक्शन। सबसे पहले आप इस वर्ड, ये जो डिफेक्शन है ना, इसका मीनिंग समझो। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। ओके, मतलब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाना। पार्टी ए में हो छोड़ दो, पार्टी बी में चले जाओ, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिफेक्शन। तो ये जो डिफेक्शन था ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस चीज को प्रिवेंट कर दिया गया, इस चीज पे रोक लगा दी गई कि कोई भी डिफेक्शन नहीं करेगा। इन केस नाउ द एमपीज एंड एमएलएस विल लॉस देयर सीट्स इन द पार्लियामेंट और अ स्टेट असेंबली इन द डिफेक्ट। अगर कोई भी पर्सन उसके बाद भी डिफेक्शन करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन डिफेक्शन करता है तो उसके एमपी और एमएलए की जो सीट है या फिर स्टेट असेंबली में जो उनके पास सीट है, वो सीट उनसे छीन ली जाएगी। मतलब ठीक है, तुम्हें डिफेक्शन करना है, खूब करो, खुशी खुशी करो, बट ये सीट छोड़ दो, एमपी की सीट छोड़ दो, एमएलए की सीट छोड़ दो, और भी अगर आपके पास स्टेट असेंबली में कोई सीट है तो वो भी छोड़ दो। उसके बाद आपको दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और दोबारा आप जीतते हो तब आप इस सीट पे ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये एंटी डिफेक्शन है कि डिफेक्शन आप कर सकते हो बट आपको ये सारी सीट्स को छोड़ना पड़ेगा और दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। तो डिफेक्शन के अटेंड में आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। इस लॉ की वजह से, ये जो न्यू लॉ बनाया गया ना, इसकी वजह से जो डिफेक्शन था वो डाउन हो गया। पहले के टाइम में लोग बहुत ज्यादा पार्टीज चेंज किया करते थे, पार्टी ए में, फिर पार्टी बी में, फिर सी में, फिर दोबारा ए में। जिससे क्या होता था, पार्टी के जो सीक्रेट्स होते थे ना वो फैल जाते। मतलब पार्टी ए का पर्सन है, वो पार्टी बी में चला गया, तो पार्टी ए के सारे सीक्रेट उसने कहाँ बता दिए, पार्टी बी में। पार्टी बी से सी में गया, अब ए और बी के कहाँ बता दिए, सी में, फिर वो दोबारा ए में आ गया, तो बी और सी के सीक्रेट उसने पार्टी ए में बता दिए। तो इसलिए ये जो डिफेक्शन था ये गलत था, और इस नए लॉ की वजह से ये जो डिफेक्शन है काफी हद तक ये कम हो गया है। दिस हैज मेड डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी सीट्स को छोड़ दे। इलेक्शन में खड़े होना फिर जीतना बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, और जीतो भी ना भी जीतो थोड़े से चांस कम हो जाते हैं, तो इसलिए अब कोई अपनी सीट्स को छोड़ना नहीं चाहता है। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। देखिए ये हमारे यहाँ तक एक पॉइंट कवर हो गया है जो था डिफेक्शन लॉ को लेकर। यहाँ से हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि मनी पावर और मसल्स पावर, इन दोनों का जो सपोर्ट है उसको लेना बंद करो। A candidate has to file an affidavit giving details of his property and criminal case pending against him. अब अगर कोई भी कैंडिडेट एज इलेक्शन में ऐसा खड़े होता है, ठीक है, एज अ कैंडिडेट होता है, तो उसको एक एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा। उस एफिडेविट में क्या होना चाहिए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इलेक्शन की टिकट नहीं मिलेगी। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, उसी के बाद में आप इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज आप, अगर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ पास किया, जो कि काफी अच्छा है, जिससे पता रहेगा आपको भाई सामने वाले के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कोई क्रिमिनल केस था भी या नहीं था। बट ये ऐसा थ्योरेटिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकली आप जाओगे तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे डिफरेंट होती है अभी आपको आगे पता चलेगा कि चीजें थोड़ी सी भी डिफरेंट कैसे होती हैं। बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। अब ये लाइन देखिए, ये जो सिस्टम हमने पढ़ा ना अभी कि आपको एफिडेविट जमा कराना है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, एफिडेविट, ठीक है, मैंने जमा करवा दिया। बट यहाँ पर देखिए, बट देयर इज नो सिस्टम
ऑफ चेक, इस चीज के लिए कोई सिस्टम नहीं बना कि वो इस चीज को चेक करे कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो इंफॉर्मेशन ट्रू है भी या नहीं है। मे बी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत हो, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो इस चीज को चेक कर सके कि आपकी दी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो सही है भी या फिर नहीं है। द इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी आर आस्क्ड of file their income tax return, they have to hold organizational election। और हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर ये कहे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लॉ बनाए हैं कि अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट स्टैंड लेता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना पड़ेगा कि दे हैव टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। तो उसमें प्रॉपर सारी चीजें कैसी होंगी, जो ऑर्गेनाइज चीजें होंगी वो। The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality। पार्टी ये चीजें स्टार्ट तो करती है कि हम काफी कुछ करेंगे, बट ये सारी चीजें फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाती हैं। मतलब सोचा तो बहुत किया कि हम एफिडेविट मांगेंगे, फिर उसमें जितनी भी डिटेल्स है वो सारी फुलफिल होंगी, क्रिमिनल केस है या नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है। और पता है ये जब आप एज अ कैंडिडेट स्टैंड लेते हो, इलेक्शन के लिए खड़े होते हो, तो भी आपसे एक एफिडेविट मांगा जाएगा। आफ्टर आप इलेक्शन में जीत गए, आपने 5 साल रन कर लिया, उसके बाद आप नहीं जीते आफ्टर 5 ईयर, तो दोबारा से आपको चेक किया जाएगा कि आपके पास अब कितनी प्रॉपर्टी है। मतलब इनकम तो इतनी नहीं थी कि आपने बंगलों पे बंगलो बना लिए, तो इतना सारा कहाँ से आया। तो इसलिए दोबारा भी ये चेक किया जाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी अब है या नहीं। मतलब स्टार्टिंग में जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो तब भी, और जीतने के बाद जब आप दोबारा छोड़ के जाते हो तब भी आपसे ये चीजें पूछी जाएंगे। तो थोड़ी सी ये चीजें बेटर हुई है कि स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी आपसे ये चीजें पूछी जा रही हैं। ओके, बाकी तो इसमें आधी से ज्यादा जो चीजें हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं कि रूल्स बन गए बट उनपे एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है। जैसे कि यहाँ पर है कि वो पर्सन सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा हमारे पास में कोई भी लॉ नहीं है कि हम उसको चेक कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा सजेशन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कुछ सजेशन है, जो भी हमारे अभी हमने चैलेंजेस पढ़े, जो भी हमने अभी रिफॉर्म पढ़े, तो उनके लिए कुछ सजेशन है कि जो हमें सिर्फ दिए जा रहे हैं कि हमें इन सजेशन पे काम करना है नहीं करना, ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है, बट सिर्फ हम कुछ सजेशन तो दे ही सकते हैं। क्यों? इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ दिस मेंबर्स। देखिए पहली बात तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स रजिस्टर नहीं होते। याद हो तो फर्स्ट चैलेंज में ही पढ़ा था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर कि ठीक है मेंबर्स जो है वो रजिस्टर नहीं होंगे। तो पहला तो ये करना चाहिए कि सारे मेंबर्स को रजिस्टर किया जाए, ताकि किसी को ऐसा फील ना हो कि हम पार्टी में है उसके बाद भी हम पार्टी में नहीं है। सेकेंड है टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी करे जा रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रॉपर उसको फॉलो करना चाहिए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें कोई भी आउटर पर्सन आकर उनके जो भी रूल्स बनाए हैं उस पे पॉइंट आउट कर सके। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। देखिए टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, अगर किसी केस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस टाइम पर ओपन इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, ओपन इलेक्शन होने चाहिए जो हाईएस्ट पोस्ट है उनके लिए। जो हाईएस्ट पोस्ट हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई, पीएम की हो गई, तो इनके लिए ना कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि नहीं मुझे पीएम बनना है, वो कहेगा नहीं मुझे पीएम बनना है। तो जब इस बार के डिस्प्यूट होते हैं तो इन चीजों को ओपन इलेक्शन के थ्रू सॉल्व करनी चाहिए। ओपन इलेक्शन में है तो जो हमारी सिटीजन्स है वो भी इस चीज को बताएंगे भाई किसको पीएम बनना है, तो जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट है ना ये हाफ से ज्यादा जो होगा वो खत्म हो चुका होगा। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 of the women candidate। ये भी मैंडेटरी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कि जो कुछ टिकट्स है ना 1/3 वो विमेन्स को दी जानी चाहिए। भाई उनका भी तो राइट है, वो भी तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, बट क्या है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंडर में विमेन्स को तो आने एंट्री ही नहीं कर सकती वो, ठीक है, आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व करना चाहिए जिससे कि जो वुमेन है वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सके। और कितनी सीट्स रिजर्व करने की चाहिए उनके लिए? 1/3।
पार्टीज टू सपोर्ट इलेक्शन एक्सपेंस, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन्स। और जो पार्टी है ना, पार्टी को इनके लिए भी सपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन होते हैं, देखो बहुत सारा पैसा पानी की तरह उसमें वेस्ट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को, ये सुप्रीम कोर्ट को ये लॉ बनाना चाहिए कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, और उसके लिए सारा सपोर्ट कौन करेगा? पार्टी सपोर्ट करेगी, आपके पेट्रोल के लिए, आपके पेपर्स के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपके टेलीफोन के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको पार्टी सपोर्ट करेगी, पार्टी पैसा लगाएगी, और वो एक लिमिट में ही पैसा लगाएगी, ठीक है, कितना भी पैसा नहीं लगा देगी, सिर्फ एक लिमिट में लगाएगी। और जो टिकट्स है ना, हम देखो आज के टाइम में क्या है, किसी को भी टिकट दे दी जाती है, तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि जिससे कि टिकट है ना वो भी कम लोगों को जाए। तो कुछ ऐसी चीजें बना देनी चाहिए, कुछ ऐसे क्राइटेरिया बना देने चाहिए कि जिससे जो इलिजिबल हो सिर्फ उन्हीं को टिकट मिले। अब क्या होता है, देखो कि सबको टिकट मिल जाती है, अब जीतना तो कोई एक ही पर्सन है, तो उसके से क्या होता है, जो हमारे वोट होते हैं ना, लोगों के वोट वो बहुत ज्यादा वेस्ट चले जाते हैं। मान लो किसी को 10 वोट मिले, किसी को 20 वोट मिले, अब 20 लोगों ने एक पर्सन को 20 वोट दिए, तो वो उनके 20 वोट तो खराब गए ना। तो इसलिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाने चाहिए कि एक सीट पे अभी भी 50-50, 100-100 लोग खड़े हो जाते हैं एक सिंगल सीट के लिए, जीतेगा 100 में से एक ही, तो बाकी के वोट वेस्ट गए। तो इसलिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए जाए कि जिससे कि ये जो टिकट वाला सीन है ये थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब सिर्फ कुछ ही लोग हो, जिससे कि वोट ज्यादा वेस्ट ना जाए। और लोगों के पास में ऑप्शन तो है, बट इतने ज्यादा ऑप्शन है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन भी थोड़े से डिक्रीज होने चाहिए। ओके, तो ये कुछ सजेशंस थे। अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन कॉमन मैन हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज। एक कॉमन मैन कैसे पॉलिटिकल पार्टी में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है, मतलब एक कॉमन पर्सन पॉलिटिकल पार्टी में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। तो देखिए, बाय प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहां पब्लिक इंटरफेयर कर लेती है वहां चीजें में भी थोड़ी सी सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो चीजें थोड़ी इंप्रूव होंगी। तो चलिए देखते कैसे इंप्रूव होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव हो सकती है कब? हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। अगर इसमें अच्छा लीडर आ जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it for the outside। ये चीजें तब डिफिकल्ट है कि जब हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें रिफॉर्म लिया जाता है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन हमारी वो पार्टिसिपेट ना करे, जो ऑर्डिनरी हमारी सिटीजन है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करे, वो पार्ट ना ले, और सिंपली उसको बाहर से ही क्या करे, वो क्रिटिसाइज करे। मतलब हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो चीजें रिफॉर्म की जा सकती है। लोग कहना लीडर्स को, यार ये लोग तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमें अब थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर किसका पार्टिसिपेशन बढ़ा? पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो इन चीजों से उनको थोड़ा सा लगेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम काम करेंगे, अच्छा लोगों के अच्छे बिहेव से रहेंगे, तो ये हमें लोग सपोर्ट करेंगे। The problem of bad politics can be evolved by more and better politics। तो हम, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बैड पॉलिटिक्स की इवॉल्व होती है। जो बेटर पॉलिटिक्स लेकर आनी है ना, वो तभी लेकर तभी आ पाएगी जब जो लोग हैं वो अच्छे से क्रिटिसाइज करें। अच्छे से इन सेंस मीन्स ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जैसे भी आप उसको बोलो कि आप रिफॉर्म नहीं कर रहे, उसमें चेंजेस होने चाहिए, तभी तो हमारी जो पार्टीज है वो इम्प्रूव होंगे। अगर हम उन्हें नहीं करेंगे तो वो उनको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है वो लोग तो पागल है, उनको और पागल बना दो। इस टाइप का बिहेव चलता रहेगा। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो कोई भी चीजें चेंज नहीं हो सकती, इंप्रूव नहीं हो सकती। बाय प्रेशरिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर बना सकते हैं। कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी डिफेक्टेड इन इलेक्शन, डिफीटेड इन इलेक्शन। कैंडिडेट जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको इलेक्शन में खड़े ही नहीं देना चाहिए, हराने की बात तो दूर है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट विद क्लीन इमेज शुड बी प्रमोटेड बाय पब्लिक, पब्लिक को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिनकी इमेज बिल्कुल क्लियर है। बट लोगों का काम क्या होता है, ठीक है ना यार वोट कर दो, उनको कोई मतलब नहीं है, क्रिमिनल है नहीं है, बट क्रिमिनल बैकग्राउंड से है उसको तो बिल्कुल इलेक्शन में खड़े ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको हरा देना चाहिए। जिसकी इमेज बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन में हमेशा उसी को प्रमोट करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है
इस वाले चैप्टर का। तो देखते हैं क्या है हमारा, बाय प्रेसिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हम पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर कैसे बना सकते हैं। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पिटीशन हो गई, पब्लिसिटी हो गई, एजुकेशन हो गई, इन तीनों चीजों के थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बना सकते हैं। पिटीशन दायर कर दे हम कोर्ट में, याचिका, ठीक है, पब्लिसिटी कर दे, नेगेटिव कर दे उनके अगेंस्ट, तो उनको लगेगा हाँ भाई चीजें सही नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो इन एजुकेशन हो गई, इन सारी चीजों के थ्रू हम उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। मूवमेंट करते हैं, एजुकेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है। हम मूवमेंट निकालते कि ये किसी भी चीज को, हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं ये लोग, जिस दिन हमारी डिमांड पूरा करेंगे उस दिन हम इस चीज को वापस ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल जो पार्टी है ना उनके ऊपर प्रेशर बनेगा और वो पार्टी में रिफॉर्म लेकर आएंगे। If political parties feel that they would lost public support, और पॉलिटिकल पार्टी को ये फील होगा ना यार हम पब्लिक सपोर्ट खो रहे हैं, by not taking of reforms, हम रिफॉर्म नहीं लेकर आ रहे हैं, they would become more serious about, इसलिए वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, किसके लिए, रिफॉर्म के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे कि नहीं अब तो रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो हमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा। अब हम रिफॉर्म लेकर आएंगे तो पब्लिक का सपोर्ट उनको मिल जाएगा। तो इससे क्या बना, पब्लिक के ऊपर एक प्रेशर बना। कैंडिडेट विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड should be defeated in election. Candidate with clean image should be promoted by public. पब्लिक को हमेशा उससे सपोर्ट करना चाहिए जिसकी इमेज बिल्कुल क्लियर है इलेक्शन में, ठीक है। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर देखो एक चीज और, इलेक्शन में सिर्फ हमेशा वो ही लोग नहीं खड़े होंगे। अब आप लोग क्या है, आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हो कि इलेक्शन पॉलिटिक्स गंदी है, बेकार है, पॉलिटिकल पार्टीज गंदी है, बट पॉलिटिकल पार्टी बेटर तो तब बनेगी ना जब आप खुद से एक स्टेप आगे बढ़ाओगे। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी गंदी है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनके लिए एक चीज ये है कि उनको वो बोलने से पहले वोट देने जाना चाहिए। और अगर आपको किसी चीज को खुद बेटर करना चाहते हो ना तो आपको खुद उसमें कूदना पड़ेगा, खुद उस चीज को ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो कुछ अच्छे लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें, जैसे कि यहाँ पर था, ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फॉर द आउटसाइड। उसे बाहर से क्रिटिसाइज करती है कि यार पॉलिटिकल पार्टी गंदी है, वो कभी खुद पार्ट नहीं लेना चाहते। जब आप उस चीज को खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें, तो आपको कोई राइट नहीं, आप उस चीज को बेकार भी बोलो। लोग टीवी के सामने, ठीक है, पराठे खाते हुए या पॉपकॉर्न खाते हुए कमेंट करेंगे यार ये चीज गंदी है, ये लीडर सही नहीं है। आप क्यों कर रहे हो कमेंट जब आप उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इलेक्शन में एज अ पार्टीज में कोई ज्वाइन होना नहीं चाहता, बट उसके बाद भी उस लोग उसको कमेंट करते हैं। उसको अच्छी तो वो तभी होगी ना जब लोग उसमें खुद पार्टिसिपेट करेंगे, वो चीज तभी अच्छी हो पाएगी जब हम लोग उसमें खुद पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसको अगर इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल पार्टी को बेटर करना है, तो उसमें हमें खुद भी ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गए। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बाकी तो है ही नहीं कुछ, है चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो बाकी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।